हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, आपको पता है कि कल नोटिस आ गया है एचएसएससी का। ग्रुप डी की डेट भी दे दी है इन्होंने और होप सो कि हो जाए पेपर। सेकंड थिंग कि आपके पास बस 1 महीना बचा है। अब चीज़ों को कंपाइल करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब अब सिर्फ रिवीजन के लिए ही अपना टाइम रखिए और रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए। सेल है आज का चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मानव कोशिका में क्या होते हैं? तो मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मानव कोशिका में 23 पेयर होते हैं। अगर पेयर पूछे तो 23 करना है। देखिए, वो ऑप्शन 46 भी देगा, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर किया करो, बहुत टाइम होता है। और 46 क्रोमोसोम है। इन 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़े होते हैं वो पुरुष और स्त्री में समान होते हैं। मतलब फीमेल में और मेल में 22 पेयर इक्वल होते हैं। परंतु जो 23वां जोड़ा होता है वो आपका क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। मतलब वो जेंडर तय करता है आपका कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, और ये डिफरेंट होता है। आपके मेल पे डिपेंड करता है कि उसका देखो, फीमेल में XX ही होता है, ठीक है। जो मेल में होता है वो डिफरेंट होता है। और XY और XX आपको पता है कि लड़का कब होता है, लड़की कब होती है। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक्स क्रोमोसोम अगर मेल का क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से ही जाके अगर जाइगोट बनाता है तो ये होता है गर्ल, ठीक है। लेकिन एक मेल में एक क्रोमोसोम वाई होता है। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम जो अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है तो होती है बेबी बॉय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि होने वाला बच्चा बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? आपको पता है पौधों के अंदर ही होता है क्लोरोप्लास्ट। ये पादप और बैक्टीरिया कोशिका का एक भाग है। इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पर्णहरित पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो ये पत्तियों में होता है, ध्यान रखना। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, कोशिकांग ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की जो खोज की थी वो की थी जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। और एक यह कणिकाम्य रचना है जो कि RNA व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिकांग, इन कोशिका को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और कुछ यहाँ पर है। कोशिकांग मतलब हरित लवक, जिसकी खोज की थी हैकल ने। ये फोटोसिंथेसिस में भोजन बनाने के काम आता है, पौधों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन ने खोज की थी। ये कोशिकीय श्वसन होता है हमारा, जो ATP होता है उसके द्वारा। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने यहाँ पे खोज की थी, जीवन की आधारशिला रखी थी। लाइसोसोम जो होता है वो डी डुवे है, बाह्य कोशिका पदार्थों और अंतः कोशिका पदार्थों का पाचन, और इसे बैग ऑफ सुसाइड कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चारों को याद रखिए। हरित लवक हैकल ने खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन ने, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के अंदर पुरकिंजे ने, लाइसोसोम ह्यूमन बींग्स के अंदर डी डुवे ने। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो ऑब्वियसली हमारा जो कोशिकांग होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसे कोशिका का बिजली हाउस, मतलब बिजली पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, जिसकी खोज की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ध्यान रखिए, जो न्यूक्लियस होता है ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है और RNA का संश्लेषण करती है, कोशिका विभाजन में महत्व भी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली होती है? तो लाइसोसोम होती है, अभी हम पढ़ के आए हैं। और कोशिका में निम्न में से कौन सी, अगेन द सेम क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिका में जो ऑटोसम होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है? ऑटोसम मतलब जो पेयर समान होते हैं, तो 44 होते हैं। वैसे टोटल होते हैं 46। अगर पेयर पूछे तो 23। तो यहाँ पर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी और 44 ऑटोसम होते हैं। पुरुष और महिला में समान होता है। केवल एक जोड़ी जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वही भिन्न होते हैं, और भिन्न होता है आपका मेल का। ये मैं बता चुकी हूँ। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन में और ऊर्जा के उत्पादन में, ATP की फॉर्म में।
कोशिका विज्ञान का अध्ययन करना क्या होता है? अस्थि, अर्बुद, कोशिका या त्वचा। तो क्या होता है, इसे कहते हैं कोशिका। साइटोलॉजी बोला जाता है, साइंटिफिक नेम अगर आप याद करोगे तो साइटोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी होता है आपका त्वचा, अगर आपकी स्किन पे कुछ हो गया तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ऑब्वियसली। डैश पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। जो हमारी संवहनी होती है, वेस्कुलर जो ट्यूब होती है, ये हमारे पशुओं में नहीं पाई जाती। जैसे अगर हम बात करें संवहन उत्तक की, तो पादप उत्तक का एक प्रकार होता है। जो ट्यूब होंगे हमारी वेस्कुलर, वो पौधों में ही होती है, जिनसे कि जाइलम और जो फ्लोम जो टिश्यू होते हैं, जल और भोजन का संवहन होता है। इसे जाइलम और फ्लोम जो हमारे टिश्यू होते हैं। ध्यान रखना, ज से जाइलम और ज से जल, फ से फ्लोम और फ से भोजन या फल, ऐसे याद रखिएगा। उपकला उत्तक क्या होता है? एपिथेलियल क्या होता है? ये जंतु उत्तक है, पशुओं में पाया जाता है। सुरक्षा, स्त्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन और प्रजनन का कार्य करता है। हमारा पेशी उत्तक क्या होता है? मस्कुलर अगर टिश्यू की बात करें तो ये जंतु उत्तक है, सहारा, संयोजन और संवहन का कार्य करता है। और संयोजी उत्तक तो आपको पता ही होगा, जो हमारा कोऑर्डिनेशन टिश्यू होता है, जंतु उत्तक है, ये चलनशीलता का कार्य करता है। और जो हमारा क्या कहते हैं, रक्त होता है, वो भी एक संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। और तंत्रिका उत्तक जो है, वो तंत्रिका उत्तक का संतुलन तंत्रिका तंत्र का संतुलन व नियंत्रण करता है, तो ये भी जंतु उत्तक है, ध्यान रखिएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह होता है आपका ऑर्थोपेडा। जीवों का वर्गीकरण किया था आर.एच. वेक्टर ने सन 1969 में। 5 जगत प्रणाली इन्होंने प्रेजेंट की थी। याद अगर आपको ये चैप्टर करने हैं ना, देखो वैसे तो बहुत लेट समझ में आते हैं, याद कम रहते हैं ये वाली चीज़ें जूलॉजी वाली, लेकिन आप 9th और 10th की साइंस कर सकते हैं। अभी 1 महीना अगर 10 दिन भी दोगे थ्योरी पे तो इजीली यू कैन डू इट। केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आएंगे डेफिनेटली, फिजिक्स से भी आएंगे। फिजिक्स से आपके लाइट से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेंस से आ सकते हैं, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी से आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपके 1-2 चैप्टर और होते हैं, उनसे भी आ सकते हैं। केमिकल इक्वेशन बनाने आपकी केमिस्ट्री से आ सकती हैं। तो इन्होंने ना आर.एच. विक्टर ने 5 जगत बनाए। एक तो बनाया मोनेरा, एक प्रोटेस्टा, एक पादप, एक कवक और एक एनीमेलिया। एनीमेलिया जो है ये इसका उप वर्गीकरण भी किया इन्होंने, मतलब सब डिवीजन किया। तो यहाँ पर एक में लिखा संघ पैरिफोरा, संघ सिलेंटेट्रा, संघ टीनोफोरा और संघ प्लेटीहेल्थमेनीज, संघ निटोमाडा, एनिलिडा, ऑन्थ्रोपोडा, मोलास्का, एनकामाइडा, हेमेकार्टा, संकॉर्टा, प्रोटोकार्टा। तो ये आगे इन्होंने डिवीजन किया था, ये ध्यान रख लीजिए। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा होता है ना समूह जंतु जगत का, वो ऑर्थोपोडा होता है। पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और डैश से घिरी होती है। जो हमारी पादप कोशिका है, जो कि पौधों में होती है आपकी, ये किससे होती है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति से। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, ये इंसानों में नहीं होती, पौधों में होती है। पादप कोशिका की मुख्य विशेषता है, और ये सेलुलोज से बनी होती है। जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ध्यान रखिएगा जरूर। पादप कोशिका में होती है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, हमारे अंदर सेलुलोज नहीं है, ये पौधों में है, तो कोशिका भित्ति भी पौधों में होती है, शेल वॉल बोला जाता है, और जंतुओं में नहीं होती। डैश पौधों में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। जो हमारा फ्लोम है ना, जो पौधे के लिए खाना बनाता है, खाना पहुंचाने का काम करता है। एक रूट होता है, एक सूट होता है। शूट ऊपर वाला पार्ट, रूट नीचे वाला पार्ट। जो हमारा जल होता है वो कैसे जाता है? वो रूट से सूट तक जाता है, मतलब जड़ों से पानी ऊपर तक जाता है। और जो हमारा खाना होता है वो सूट से रूट तक जाता है, ऊपर से नीचे तक जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो जो हमारा फ्लोम होता है, ये जटिल स्थायी उत्तक है। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मैरिस्मेटिक होते हैं, और एक होते हैं आपके मैच्योर या परमानेंट। मैरिस्मेटिक जो टिश्यू होते हैं, ये पौधे में वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं, मतलब पौधों को बढ़ाने के लिए, जो जीवन भर क्या होते रहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। इन्हें विभोजतक, मतलब विभाजन होता रहता है इनका। जैसे तने पर फूल पत्तियां नई नई आनी होती है भाई, जो पुरानी या फिर जो डेड हो जाती है लीव्स, वो नीचे गिर जाती है। परमानेंट या मैच्योर अगर आप टिश्यू की बात करते हैं, तो ये ऐसे उत्तक हैं जो अपनी विभाजन क्षमता को खो देते हैं और निश्चित कार्य करने के लिए एक स्थायी रूप और आकार ले लेते हैं, जिसका उदाहरण है जाइलम और फ्लोम, ठीक है। ये अगर टिश्यू नहीं होंगे पेड़ में, तो पेड़ ही नहीं होगा, पौधे को पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोम ऐसे टिश्यू हैं जो कि परमानेंट या मैच्योर टिश्यू हैं, और बाकी जो आपके हैं वो क्या हैं? आपके मैरिस्मेटिक हैं।
पौधे में एक सरल ऊतक का उदाहरण क्या है? पौधे में पैरेन्काइमा जो है वो एक सरल ऊतक का उदाहरण है। कैसे याद करेंगे? पौधे में स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल मैच्योर, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। एक ही प्रकार की कोशिका से बने 3 ऊतक होते हैं, एक पैरेन्काइमा, एक कैलेनकाइमा, एक स्क्लेरेन्काइमा। इंग्लिश में याद करने की कोशिश किया करो, हिंदी के बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम होते हैं, मृदुतक, स्थूलकण या दृढ़ूतक। और जो हमारे जटिल होते हैं ये तो 2 ही होते हैं, जाइलम और फ्लोम। तो एक से अधिक प्रकार की कोशिका से बने हुए ऊतक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स, और जो एक ही प्रकार की सेल के बने होते हैं वो होते हैं हमारे सिंपल मैच्योर टिश्यू। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम? अब देखो पेयर नहीं पूछा है, सीधा सीधा पूछ लिया तो 46। अगर समान पूछे, समान जोड़े तो 40, जोड़े नहीं समान अगर क्रोमोसोम पूछे तो 44, और जोड़े पूछे तो 23। ठीक है, आगे। एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार क्या प्रदान करता है? ऑब्वियसली अगर सेल वॉल होगी तो वो आपकी पादप मतलब पौधे को एक यांत्रिक समर्थन, एक सपोर्ट और एक शेप देती है। तो कोशिका भित्ति, और ये मनुष्यों में नहीं होती। किस कोशिका को शक्ति गृह कहा जाता है, मतलब पावर ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और सुसाइड बैग हमारा किसका होता है? आत्महत्या की थैली, वो लाइसोसोम होता है। एटीपी का पूरा नाम बताइए। तो एटीपी का नाम आ सकता है आपको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा की मुद्रा है, कोशिका के लिए कहा जाता है। एटीपी जो होता है वो ऊर्जा को हमें एक केमिकल रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर सकने की क्षमता रखता है। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ऊर्जा पर काम करता है। निम्न में से कोशिका की कौन सी अंगिका को कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है? अभी ये भी कराई देती हूँ। पाचन तंत्र, और कितने, हाँ हो जाएगा। पाचन तंत्र किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? पित्ताशय होता है हमारा यकृत के अंदर, लीवर के अंदर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एक तो आपको ये याद रखनी है, यकृत में वसा संयोजी कोशिकाएं होती हैं, फैट संयोजी कोशिकाएं होती हैं। यकृत में वसा घुलनशील विटामिनों का संचय भी होता है और हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान रखिए लीवर के अंदर ही होता है हिपैरिन नाम का प्रोटीन का फॉर्मेशन, जो कि रुधिर को जमने से रोकना है। अगर हिपैरिन नहीं होगा तो आपका रुधिर मतलब जमना शुरू हो जाएगा। यकृत में रीजनरेशन की सर्वाधिक क्षमता होती है। अगर किसी का लीवर खराब हो जाता है तो लीवर 52 पी लो भाई, लीवर से रिलेटेड आपको दवाई दी जाती है। तो यकृत जो होता है, लीवर जो होता है वो रीजनरेट कर सकता है हमारा। और यकृत पाचन ग्रंथि होने के साथ साथ यूरिया का उत्सर्जन, मतलब जो हमारा मूत्र विसर्जन का जो होता है, एक्सरेशन का जो, एक्सर्शन बोल लो, एक्सरेशन बोल लो, तो मतलब बाहर निकलता है। तो इसमें भी हमारा यकृत क्या करता है? हेल्प करता है। अग्नाशय, पैनक्रियाज, यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। इससे क्या होता है? पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावन हमारे पैनक्रियाज में होता है, जो हमारे ब्लड में हमारे शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, निर्धारित करता है। कभी होता है कि भाई अगर इंसुलिन नहीं बना तो आपका ब्लड शुगर लो रहेगा, अगर इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा, ऐसा कुछ होता है। तो अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है एमाइलेज, एक होता है लाइपेज, एक होता है ट्राइपेसेज। तो एमाइलेज क्या होता है? ये स्टार्च को, जो हमारा स्टार्च होता है उसको घुलनशील, जो हमारी शुगर होता है उसमें चेंज करता है। लाइपेज होता है एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज करता है। ट्राइप्सिन होता है प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलिपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में बदल देता है। तीनों को बिल्कुल रट लेना, घोट लेना। नेक्स्ट है एंजाइम सहायक क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो हमें भोजन पचाने में सहायक होते हैं। कैसे? एंजाइम प्रयोगशाला में पहला जो एंजाइम बनाया गया वो रोल्फ एफ हर्शेमन द्वारा 1969 में राइबोन्यूक्लियस नाम से बनाया गया। लगभग सभी एंजाइम में प्रोटीन होता है, हालांकि डीएनए और आरएनए में प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, ये इसके एक्सेप्शन है। भोजन के साथ में पचता है, हम सबको पता है भोजन हमारा जो कंप्लीट होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के ईलम में होता है। छोटी आंत का भी एक पार्ट है ईलम। ईलम छोटी आंत को दीवारों से आंतरिक रस निकालता है। इस रस में 5 आपके एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। इराप्सिन सेस प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। लैक्टस को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में चेंज करता है। और आपका लाइपेज होता है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और
फैटी एसिड में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा या लार बोलो विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। अमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को तोड़ देता है। लार में अमाइलेज नाम एक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शुगर में चेंज करता है और भोजन को मीठा बना देता है। लार में आपका टाइलिन भी होता है और लाइसोजाइम भी होता है, ये भी याद रखिए। सलाइवा बोलते हैं लार को, तो अगर लार की जगह सलाइवा नाम आता है तो अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? जो हमारी दांत होते हैं वो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। दांत का सबसे कठोर भाग होता है एनेमल, मतलब हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग है एनेमल, जो कि ज्यादातर कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और इसको बोला जाता है CA3PO42। तो हमारी जो अस्थियां होती हैं और दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं और सबसे मजबूत जो अंग होता है वो दांत का ऊपरी हिस्सा जो होता है एनेमल, उसे बोला जाता है। कौन सा पदार्थ संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? अपचयन हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे जो होते हैं वो पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं। तो जल का अपचयन उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग तो एनिमल होता है। कस्कूटा अमरबेल क्या होता है? अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी होता है। कैसे? एक होते हैं हमारे ऑटोट्रोपिक, एक होते हैं हमारे हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि का यूज करते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, वो सब ऑटोट्रोपिक होते हैं। हेटरोट्रोपिक वो होते हैं जो पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते और ये 3 प्रकार के पौधे होते हैं। एक होते हैं पैरासाइटिक, परजीवी पादप, मतलब दूसरे जीवित प्राणियों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कस्कुटा है, बिस्कुम है, लोरेंथस है, सेटेलम है, हाइबेंकी है, डोडर है। मतलब ये क्या करते हैं? ये अपना खाना नहीं बनाते, ये जीवित प्राणियों से भोजन ग्रहण करते हैं। और एक होते हैं आपके सैप्रोपाइटिक, मतलब गले सड़े पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले पादप, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया। अगर कोई गल सड़ जाती है चीज़, उसमें कवक पैदा हो जाते हैं, जीवाणु पैदा हो जाते हैं, यही होते हैं मृतजीवी। एक होते हैं कीटभक्षी। देखिए ध्यान रखिएगा, कीटभक्षी अलग चीज़ है, हेटरोट्रोपिक अलग चीज़ है। ये होते हैं इंसेक्ट वेरस, दूसरे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। एक घटपर्णी पादप और एक ड्रोसेरा, ये आपके कीटभक्षी हैं। सुस्वाद खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आना, ये क्या है? ये एक तरह का हार्मोन है। मतलब आपने कोई अच्छी अपनी फेवरेट चीज़ देख ली और मुंह में पानी आ गया, तो इसे कहते हैं आपका लार का स्त्रावित होना। सलाइवा लार ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाला एक हार्मोन होता है। इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक अमाइलेज जिसे टाइलिन और एक लाइसोजाइम, मतलब 2 एंजाइम हैं आपके। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ये आपको पता है कि पीलिया एक हमारा लीवर से रिलेटेड रोग होता है। त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ने लग जाता है। यह रंग पित्त रंजकों के अधिक संचित होने से होता है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसमें कोई पाचक किण्वक एंजाइम नहीं होता? किसमें नहीं होता? पित्त, बाइल में कोई भी पाचक नहीं होता। यह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीएच वैल्यू देखो 8.6 होती है, मतलब अम्लीय क्षारीय हो जाता है, अम्लीय नहीं, 7 से अबव जो भी जाते हैं वो सारे क्षारीय। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, ये वसा के पाचन में हमारी हेल्प करता है। छोटी आंत में विली जो होती है, इसका क्या कार्य होता है? छोटी आंत में जो विली होती है, इमल में तो हमारा क्या होता है? इमिल जो मतलब छोटे आंत का भाग था, उसमें पूरा भोजन का पाचन होता है। तो विली में होता है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अभिवर्धित स्तय क्षेत्रफल प्रदान करना। मतलब क्या बोला है कि जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है रसांकुर, विली जिसे बोला जाता है, इलम की दीवारों पर अंगुली के नाम की संरचनाएं, स्ट्रक्चर देखना एक बार बॉडी का, आपको पता चल जाएगा, होती है। इन रचनाओं को विली, विलाई या रंसाकुर कहा जाता है। ये आंत की दीवारों के संशोषण स्तय को बढ़ा देते हैं ताकि भोजन का पाचन हो सके। अच्छा, पाचन कहाँ से शुरू होता है मानव में? तो मुंह में शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है मुखगुआ से, प्रोटीन का पाचन हमारा शुरू होता है अमाशय से। दोनों याद रखना भाई, स्टमक से आपका प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट
का आपका मुख से। ये क्वेश्चन पूछा गया था HSSC में। मानव आहार नाल की लंबाई कितने मीटर होती है? तो 9 मीटर की लंबाई होती है। 2 भागों में बांटा गया मानव पाचन तंत्र को, एक आहार नाल, एक सहायक ग्रंथियां। आहार नाल होता है एलिमेंट्री कैनाल। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 7 अंग होते हैं, मुख, मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आंत, अमाशय और मलाशय। फिर होती हैं हमारी जो सहायक होती हैं ग्रंथियां, वो। ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोस का मतलब है शर्करा। ग्लाइकोलाइसिस शर्करा को तोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसमें शर्करा का विखंडित किया जाता है, तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मानव पाचन तंत्र में डैश को आमतौर पर भोजन पाइप के नाम से, ग्रासनली जो होती है वो भोजन पाइप के, फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक भोजन क्या है, कार्बनिक भोजन क्या है? एक खाना जो सबसे शुद्ध होता है, रासायनिक सहायता के बिना उगाया गया भोजन, कम वसा वाला, कोई प्राकृतिक परिरक्षक नहीं है, या फिर कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग करके। कार्बनिक, ऑर्गेनिक अगर बात आ गई ना, मतलब ऑर्गेनिक है, आपकी कोई आपने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, रासायनिक सहायता के बिना उगाया गया, मतलब आपने कोई भी केमिकल उसमें नहीं डाला है। जैसे अब तो फर्टिलाइज़र वगैरह, यूरिया वगैरह आना शुरू हो गया, लेकिन जब बहुत पहले जब हमारी खेती होती थी, जब हमारे पास फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं था, तो हम मैन्योर का यूज़ करते थे, जो हमारे घर पे खाद बनाई जाती है उन चीज़ों का। तो ये एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर था। अभी आजकल तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारा क्या करते हैं, जो फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह होता है उनका यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शंस का। कार्बनिक भोजन जो होता है वो जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होता है। ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना बनाया जाता है। आजकल तो स्प्रे वगैरह होते हैं, और सिक्किम में मतलब ऑर्गेनिक खेती की जाती है, मतलब वहाँ पर मार्केट से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पौधों के लिए यूज़ नहीं करते हैं। मानव प्राणी में पाचन मुंह में आरंभ, डैश में समाप्त, छोटी आंत में जाकर समाप्त हो जाता है, मुंह से शुरू होता है, और प्रोटीन का आपका अमाशय से शुरू होता है, मतलब स्टमक से। अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति की मौत किस कारण होती है? सिरोसिस हो जाता है भाई, उसको सिरोसिस होता है। ये इस रोग में लीवर कार्य करना बंद कर देता है, और शराब के अत्यधिक सेवन से होता है। दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या जरूरी है? तो फ्लोरीन जो है वो आवश्यक होता है दांतों के निर्माण में। भोजन का पाचन ये छोटी आंत में होता है। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। जंतुओं के दांत और अस्थियों में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? जंतुओं के दांतों और अस्थियों में ये कैल्शियम फॉस्फेट है, हमारा मतलब हम जंतु ही हैं, तो ये CA3PO4 से मिलकर बना होता है, सबसे कठोर भाग होता है। शाकाहारियों में कौन सा अंग जीवाणुओं की सहायता से स्टार्च का पाचन करता है? शाकाहारी जो हर्बीवोर्स होते हैं, हम सॉरी क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स नहीं होते वो, अभी मैं भूल गई हूँ। तो इसको सैकम बोला जाता है। ये जो अंग होता है ये जीवाणुओं की सहायता से स्टार्च का पाचन करता है शाकाहारियों में। वह ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, हमारे पैनक्रियाज होता है, उससे ही इंसुलिन निकलता है। यकृत हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा भाग, इसमें संयोजी कोशिकाएं होती हैं। वसा घुलनशील विटामिन का संचय होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है जो रुधिर को जमने से रोकना है। रीजनरेशन की पावर होती है, साथ साथ यूरिया का उत्सर्जन होता है। यकृत जो है, यकृत के बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज होती है। इसका स्रावण अग्नाशय में होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है। इससे 3 एंजाइम निकलते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्राइप्सिन। अमाइलेज स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। लाइपेज आपका एमल्सिफाइड जो वसा होती है उसको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में, और ट्राइप्सिन हमारा प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलीपेप्साइड और अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। निम्न में से कौन से आहार में नमक का उपयोग नहीं होता? अरे भाई ये तो पेज ही नहीं है। इतने ही थे भाई, और बाकी मैं कोशिश करूंगी। देखो पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम 76 पेज नंबर पे पहुंचे हैं, तो हमारा रहता है अभी 10-12 दिन का। इसके अलावा मैं आपको बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन दूंगी, उनसे बाहर आपका बायो नहीं जाएगा। जूलॉजी भी आ जाएगी उसी में, बॉटनी भी आ जाएगी। तो इस सीरीज़ को ख़त्म करके जल्दी जल्दी वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ इन्हीं के भरोसे रहिए, आप NCERT ज़रूर पढ़िए, ज़रूर। और ये PYQ है, लेकिन आपका NCERT बेस तैयार होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियोस देखने के लिए। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। साइंस 15 नंबर की बहुत मायने रखती है, जिसमें से आपको 7-8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सब कर पाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ पढ़ के गए हैं वो कर पाएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन वो कर पाएंगे जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है या जिसका बेस लेवल बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।